हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने साइंस के प्रश्न पार्ट 1 में अपलोड कर दिए हैं और आपको हम बता दें कि अभी जो स्कूल में एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उसी के रिगार्डिंग में, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न हम बनाए हैं। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके ये एग्ज़ाम के साथ साथ बिहार बोर्ड 2023 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न जो है वो क्या कहता है आपका। तो आपका जो पहला प्रश्न कहता है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। आपका पहला ऑप्शन जो है जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। आपको बताना है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए इसका हम देखते हैं जवाब क्या आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पुष्प में। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में। और हम आप लोग को एक बात और बता देना चाहते हैं विद्यार्थी कि आप कहीं भी पढ़ें, अगर आप पढ़ाई सच में करते हो तो ये 40 प्रश्न में से 30 प्रश्न सही करके दिखाओ तो मानेंगे कि आप सही में पढ़ाई करते हो। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगा, तो ये तो सबको जानता है कि हरे पौधों में होगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब आपको हम एक बात बता दें कि ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है ना। तो एक बात और आप लोग को बता दें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगर ये 4 पदार्थ में एक भी पदार्थ की कमी हुई तो कोई भी हरा पेड़ पौधा अपना भोजन की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ये 4 पदार्थ में से जो पहला आपका है वो पहला है पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित या क्लोरोफिल। दूसरा जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तीसरा जो है वो आपका जल है। और चौथा जो है आपका सनलाइट है ना, आपका सनलाइट है। चौथा जो है आपका सनलाइट, सूर्य का प्रकाश है। ये 4 पदार्थ में से अगर एक भी पदार्थ की कमी हुई तो कोई भी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं। आपका जो अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। ये जो जठर ग्रंथियां होती है वो कहाँ पाया जाता है। आपका ऑप्शन है यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में या फिर मुंह में। तो आपको बताना है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, अमाशय में। और एक बात और बता देते हैं आप लोग को कि ये जो अमाशय है उसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसे HCl अम्ल कहा जाता है।
और ये HCl अम्ल जो है भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। यानी कि कह सकते हैं कि भोजन के पाचन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न जो कहता है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के यहाँ पे शोषण हो गया है, श्वसन है ना। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? आपका ऑप्शन है वायवीय, आपका ऑप्शन है अवायवीय, और ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब देना है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अवायवीय श्वसन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि घेंघा रोग पनपता है। घेंघा, एक बात और आप लोग को बता दो कि घेंघा जो है वो तो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, आयोडीन की कमी से। तो घेंघा रोग को जो है गवाइटर रोग के नाम से भी जाना जाता है, गवाइटर, या इसी को गलगंड रोग भी कहा जाता है, गलगंड रोग है ना। तो ये घेंघा जो है गवाइटर या गलगंड रोग के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ देगा कि ये घेंघा रोग जो है कहाँ होता है, तो ये आपका गर्दन में होता है ना। कहाँ होता है? गर्दन में होता है। अगर पूछ देगा कि किस ग्रंथि के कारण, तो ये थायराइड ग्रंथि, थायराइड है ना, थायराइड ग्रंथि। चलिए है ना, हार्मोन अगर पूछेगा तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? तो ये तो आप जानते हैं कि इसको प्लाज्मा कहा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ये जो है स्फिग्मोमैनोमीटर है, ऑप्शन डी सही होगा। और एक बात और आपको बता दें कि ये जो रक्तचाप है जिसका मान 120/80 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर का मान जो होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, इसका जो मान है वो 120/80 Hg/mm होता है, पारे स्तंभ के बराबर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो कहाँ होगा? तो ये आपका पौधों में होगा, ऑप्शन बी सही है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन सी होगा, तिलचट्टा में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि रक्त क्या है? तो रक्त जो है एक प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है आपका कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यूरोक्रोम के कारण। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु आपको पहचानना है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, केचुआ होगा। उभयलिंगी कहने का मतलब कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हों, दोनों एक ही जीवों में पाया जाता है, उपस्थित होता है, उसे हम लोग है ना उभयलिंगी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो जाता है कि केचुआ कौन है, केचुआइन कौन है ना। कुत्ता को हम लोग आसानी से पहचान जाते हैं, कुत्ता कौन है, कुतिया कौन है ना। गाय कौन है, बैल कौन है, हाथी कौन है, हथनी कौन है ना। लेकिन केचुआ में पहचानना मुश्किल हो जाता है। कोई कोई बच्चे लोग पहचान भी लेते हैं, अब क्या कीजिएगा, बच्चों पर डिजिटल सिस्टम है तो बच्चे लोग बता भी दे सकते हैं। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका केचुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो कहता है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस बना प्रतिबिंब होता है। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष जो है इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है और उस लेंस में जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन होगा, ये होगा वास्तविक और उल्टा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में
निम्नलिखित में किस कौन प्रयुक्त है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, मतलब अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जो है इसमें आभासी, सीधा और छोटा, इनमें से सभी। तो अवतल लेंस में आभासी भी बनेगा आपका, सीधा भी बनेगा और छोटा भी बनेगा, यानी कि इसमें जो है सभी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि एसआई यूनिट ऑफ जूल। जूल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपका ऑप्शन ए होगा जूल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिमाण है ना। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आपको इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो यह है 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा? है ना। क्षमता को जो है हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्षमता बराबर जो होता है 1/f होता है। तो यहाँ से अगर हम p बराबर करते हैं तो 1/50, और यानी कि इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो +2 डाईऑप्टर इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, चूँकि उत्तल लेंस है ना। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा +2 डाईऑप्टर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है? तो ये जो है 3 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका जो सही होगा वो ऑप्शन बी होगा 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? है ना। तो इसका आपको आंसर बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वक्रता केंद्र, है ना, सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करता है ना। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा गतिमान हवा, है ना। क्या होगा? ऑप्शन सी गतिमान हवा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन विद्युत का सुचालक है? कौन विद्युत का सुचालक? सुचालक कहने का मतलब कि जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा ग्रेफाइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? है ना। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा 50 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा जनित्र, विद्युत जनित्र। नेक्स्ट आपका है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? तो हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वो आपका है ऑप्शन सी 220 वोल्ट एसी करंट, है ना। एसी को हम लोग अल्टरनेटिव करंट के नाम से भी जानते हैं। एसी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा को। ए का मतलब अल्टरनेट, सी का मतलब करंट, अल्टरनेटिव करंट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जस्ता की परमाणु संख्या क्या होता है? तो जस्ता की परमाणु संख्या आपको बताना है। इसका जो सिंबल होता है वो Zn होता है, Zn होता है इसका सिंबल, और इसकी जो परमाणु संख्या होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि धोबिया सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको
बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। तो आप ये जो होगा ऑप्शन बी होगा लोहा का। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, फिर आयरन पाइराइट्स। आयरन पाइराइट्स ये जो है ये सब लोहा का अयस्क है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है वो है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ये आप तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि C6H12O6। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कहता है वो कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन है। तो ये जो हीलियम होगा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है आपका कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी। तो ये जो होगा हाइड्रोजन होगा आपका करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो ये जो है ऑप्शन सी होगा इसका, कार्बनिक अम्ल बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कॉपर पायरेट्स का रासायनिक संगठन क्या है। कॉपर पायरेट्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये होता है ना FeCuFeS2। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाया जाता है। तो ये है जो सोना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पीतल जो है किसके मिश्र धातु से मिलकर बना होता है ना। तो आपका ऑप्शन है कॉपर प्लस जिंक है, आयरन प्लस निकेल है, कॉपर प्लस ये Au है सोना है, या फिर कॉपर प्लस टिन है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा। पीतल किसका मिश्र धातु है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कॉपर प्लस जिंक का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। तो ये गैंग हो जाएगा। चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न है जो आपका अभी जो स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। वो लगभग जो है 95% जो है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा एग्ज़ाम में आपका। चलिए देखते हैं इस आज का लास्ट का प्रश्न क्या होगा। तो निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। धातुओं के तार बनाए जाते हैं है ना। तो ये जो होगा आपका तन्यता होगा ऑप्शन सी। इसका जो और भी हम बता देते हैं, जैसे तन्यता मतलब जिससे खींच कर लंबी से लंबी और पतली से पतली तार बनाई जा सकती है। तो ये इसका जो है सोना भी हो जाएगा, एल्युमिनियम भी हो जाएगा और आपका कॉपर भी हो जाएगा। ये सब जो है सब ये आपका उदाहरण है तन्यता का। तो इसी प्रश्न के साथ आज का क्लास जो है समाप्त होता है। तो चलिए जय हिंद जय भारत।